Welcome friends. So now we are going to cover the second part of the halogen group, जिसमें हम halogens जैसे हमारा क्लोरीन है इसकी प्रिपरेशन पढ़ेंगे और HCl की ऑलरेडी मैं वीडियो डाल चुका हूँ तो आप देख सकते हैं, और हमारे जो ऑक्सो एसिड्स हैं उसके बारे में और इंटरलेवियन कंपाउंड्स के बारे में। तो सबसे पहले जैसे हमारे पास क्लोरीन है, सो क्लोरीन जो है इसकी प्रिपरेशन कैसे की जाती है? तो क्लोरीन की प्रिपरेशन कैसे होती है? आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, राइट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट treated with concentrated HCl, it give salt, water and chlorine. तो यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो सकता है? PbO2 हो सकता है, Pb3O4 हो सकता है, KMnO4 हो सकता है, K2Cr2O7 हो सकता है, CaOCl2 हो सकता है। अगर हम इसको एसिड से करेंगे सॉल्ट वाटर क्लोरीन आएगा, राइट? यहाँ पर MnO2 भी हो सकता है, मैंगनीज डाइऑक्साइड। तो इन सब से जब करेंगे तो वो हमें क्या देगा? सॉल्ट वाटर और क्लोरीन भी देगा, राइट? अब PbO2 में हमारे पास क्या आएगा? PbCl2 प्लस वाटर प्लस क्लोरीन। Pb3O4 में यही आएगा। KMnO4 में हमारे पास KCl प्लस MnCl2 प्लस वाटर प्लस क्लोरीन, क्योंकि हमारे पास दो मेटल्स है इसलिए दो सॉल्ट देगा। ऐसे पोटेशियम डाइक्रोमेट के अंदर भी दो आ जाएंगे, पोटेशियम क्लोराइड, क्रोमियम क्लोराइड, वाटर एंड क्लोरीन। ऐसे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड में CaCl2 वाटर और क्लोरीन, MnO2 में MnCl2 वाटर और क्लोरीन। ठीक है बच्चे, तो ये हमारे पास एक तो ये मेथड है कि हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को कंसंट्रेटेड HCl के साथ करेंगे। HCl की प्रॉपर्टीज में मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है सारे, वैसे बैलेंसिंग कैसे करनी है वो भी बता रखी है ट्रिक से। ठीक है बच्चे, इसके बाद जो हमारे पास आता है, हम इलेक्ट्रोलाइसिस कर सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस किसका कर देंगे? NaCl का एक्वस सॉल्यूशन है, राइट? तो इसमें आपके पास क्या आ जाएगा? क्लोरीन तो हमारे पास आएगा एनोड पर, ठीक है जी, और कैथोड पे हमारे पास क्या आ जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है जी, क्या हो जाएगी? सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस हमारे कैथोड पर आ जाएंगे। ठीक है बच्चा, फिर हमने ओजोन की प्रॉपर्टी में देखा था कि अगर हमारे पास HCl के अंदर हम ओजोन डालेंगे तो ये क्या करेगा? क्लोरीन, वाटर और ऑक्सीजन, इससे भी हमारी फ्लोरीन गैस आ सकती है। ठीक है बच्चे, फिर लेबोरेटरी में हम कैसे बनाते हैं? लेबोरेटरी के अंदर अगर देखा जाए तो सोडियम क्लोराइड को एसिडिफाइड सॉल्यूशन में मैग्नीज डाइऑक्साइड के साथ डाल देते हैं तो सोडियम क्या बन जाएगा? NaHSO4 बन जाएगा, MnSO4, और आपके पास क्या आएगा? वाटर और क्लोरीन। ठीक है बच्चे, तो इसके हिसाब से हम लेबोरेटरी के अंदर प्रिपरेशन कर सकते हैं। फिर एक हमारे पास डेकन प्रोसेस होता है, ये भी मैंने ऑलरेडी आपको पहले बताया था जब हम किसकी प्रिपरेशन कर रहे थे, ऑक्सीजन की है, जब हम केमिकल प्रॉपर्टी देख रहे थे उस टाइम हमने किया था। तो इसके अंदर डेकन प्रोसेस में क्या होगा? HCl के अंदर हम ऑक्सीजन गैस डाल देते हैं CuCl2 की प्रेजेंस में, तो ये हमको क्या दे देगा? क्लोरीन और वाटर दे देगा। ठीक है बच्चे, सो ये हमारे पास डेकन प्रोसेस है। इलेक्ट्रोलाइट से भी कर सकते हैं, फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ कर सकते हैं, राइट? इसमें फिर हमारे पास क्या कहते हैं, जो ओजोन के साथ है इससे भी कर सकते हैं। अब हमारी जो क्लोरीन गैस है ये कैसी गैस है? इट इज, मैंने बताया था आपको, ग्रीनिश येलो। इट इज ग्रीनिश येलो। क्लोरीन गैस कैसी होती है हमारी? ग्रीनिश येलो गैस होती है विद अ पंजेंट ऑर्डर, विद अ पंजेंट ऑर्डर, मतलब इसकी जो स्मेल है वो काफी इरिटेटिंग सी होती है। ठीक है, फिर इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज अगर देखें हम
तो केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने क्या, जैसे कि मेटल के साथ और नॉन मेटल के साथ, तो मेटल के साथ अगर हाइड्रोजन को हम कर देंगे तो मेटल हाइड बन जाएगी, राइट। जैसे अगर सोडियम के साथ करेंगे तो सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, मैग्नीशियम के साथ करेंगे तो मैग्नीशियम क्लोराइड आ जाएगी, राइट। ऐसे ही नॉन मेटल के साथ, जैसे हमने फास्फोरस में देखा था, अगर फास्फोरस के अंदर हम क्लोरीन डाल दें, फास्फोरस के अंदर अगर हम क्लोरीन डालें तो PCl3 भी बनता है, और अगर एक्सेस में डाल देते हैं तो PCl5 बन जाता है, अगर क्लोरीन एक्सेस में आ जाती है, ठीक है। ये हमने फास्फोरस की प्रॉपर्टी में पढ़ा था, जब हम फास्फोरस की पढ़ रहे थे प्रॉपर्टी, और साथ में जब PCl3 और PCl5 का जब हमने प्रिपरेशन किया था उसमें भी हमने ये देखा था, ठीक है। अब क्लोरीन जो है ये क्या करता है, इट हैज ग्रेट एफिनिटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन कंपाउंड जहां पे होते हैं उनके साथ कंबाइन कर जाता है। जैसे कि आप देखिए H2 plus Cl2 क्या दे देगा हमें, डायरेक्टली HCl, तो इसमें क्या है, इट हैज ग्रेट एफिनिटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, ठीक है बच्चे। फिर हमने क्लोरीन की वो प्रॉपर्टी अमोनिया में पढ़ी थी कि हम अमोनिया को क्लोरीन के साथ करते हैं, जब अमोनिया एक्सेस में होगा तो हमारे पास क्या बनता है, नाइट्रोजन प्लस अमोनियम क्लोराइड बनता है, और अगर अमोनिया को हम क्लोरीन के एक्सेस में करते हैं तो हमारे पास नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड बनता है प्लस HCl बनता है। ये भी प्रॉपर्टी है, राइट और नॉट बच्चे, कि अमोनिया को क्लोरीन के साथ कर दो, जब अमोनिया एक्सेस में है तो नाइट्रोजन और अमोनियम क्लोराइड आएगा, और जब क्लोरीन एक्सेस में है तो नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड, और नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड कैसा होता है मैंने आपको पहले ही बताया, येलो कलर एक्सप्लोसिव लिक्विड, ठीक है बच्चे। फिर अगर मैं स्लेट लाइम में डाल दूं, किसमें डाल दूं, स्लेट लाइम में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसके अंदर मैं क्लोरीन डाल दूं, तो अगर मैं इसके अंदर क्लोरीन डालता हूं तो इसके अंदर क्या बनेगा, CaOCl2, राइट, वाटर बनेगा और CaCl2 बनेगा। ये ब्लीचिंग पाउडर होता है, क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है बच्चे। फिर हमने पहले भी पढ़ा है कि अगर हम 11th स्टैंडर्ड में हाइड्रोकार्बन की, जैसे कि मीथेन है, इसकी अगर मैं हैलोजिनेशन करता हूँ, क्लोरीनेशन, तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉलो करता है। इसमें क्या आएगा, CH3Cl आएगा फर्स्ट स्टेप में, प्लस HCl बाहर हो जाएगा, एक एक करके H निकलता रहेगा, और आखिरी में हमारे पास क्या बन जाएगा, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड बन जाता है, ठीक है बच्चे। सो अगर हम क्लोरीन को हाइड्रोकार्बन के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये काफी पेपर में पूछा जाता है कि आपके पास कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH के साथ आप क्लोरीन को करोगे, तो ये देखिए, और ये जो है कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH के साथ, ये जो प्रॉपर्टी है इसमें किसके, क्लोरीन के लिए भी है, ब्रोमीन के लिए भी है, और आयोडीन के लिए भी सेम एप्लीकेबल होती है। तो यहाँ पे लिख देते हैं जनरली, हैलोजन रिएक्ट विद NaOH, जब कोल्ड और डाइल्यूट होगा तो सॉल्ट बनाएगा, वाटर बनाएगा, प्लस जो ये NaOH, ठीक है जी, मीन्स हाइपो बना लेगा, हाइपोक्लोराइड, हाइपोहलाइट बना लेगा, ठीक है। फिर जैसे कि अगर यहाँ कोल्ड और डाइल्यूट होता, अगर हॉट एंड कंसंट्रेटेड होता तो X2 प्लस NaOH के साथ अगर करेंगे तो सॉल्ट, वाटर और क्या दे देगा, क्लोरेट, क्या दे देगा, क्लोरेट दे देगा,
या फिर आप कह सकते हो हैलेट दे देगा, NaXO3। ठीक है, अगर यहाँ पे हम क्लोरीन की बात कर रहे थे, क्लोरीन प्लस NaOH करेगा तो NaCl प्लस H2O प्लस NaOCl दे देगा। यहाँ पर अगर करते हैं वाटर कंसंट्रेटेड के साथ NaCl वाटर और NaClO3 दे देगा। ठीक है जी, सोडियम क्लोरेट। यहाँ पर क्या है, हैलेट आ जाता है। ठीक है बच्चे, ये हमारे पास रिएक्शन है। अब यहाँ पर मैं आपको फ्लोरीन के केस में बताता हूँ, फ्लोरीन भी जो है रिएक्शन को 100 दिखाता है, बट थोड़ा वेरिएशन से दिखाता है, तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ इसके बारे में भी कि अगर हमारे पास फ्लोरीन को हम NaOH के साथ करेंगे, कोल्ड एंड डाइल्यूट के साथ, तो NaF वाटर और OF2 देगा। ठीक है बच्चे, बट अगर कंसंट्रेटेड होगा तो क्या करेगा, NaF वाटर और ऑक्सीजन देगा। ठीक है बच्चे, तो ये हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज है, किसकी, क्लोरीन की भी है। अब बच्चे इसके बाद जो हमारे पास आता है कि जो क्लोरीन है उसका ऑक्सीडाइजिंग एक्शन जो होता है, क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एक्शन। तो ऑक्सीडाइजिंग एक्शन देखते हैं इसका। ऑक्सीडाइजिंग एक्शन ये क्यों करता है, क्योंकि अगर क्लोरीन को पानी के साथ रिएक्ट करते हैं, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया क्या करता है, इफ क्लोरीन रिएक्ट विद वाटर, इस कोई भी हैलोजन मैंने बताया एक्सेप्ट फ्लोरीन, अगर क्लोरीन को हम पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो HCl और HOCl हाइपोक्लोरस एसिड बना लेता है। अब ये हाइपोक्लोरस जो होता है ये अनस्टेबल होता है। अब अनस्टेबल होगा तो ये आपको क्या करेगा, नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा ब्रेक डाउन करके। अब ये नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से, ये नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से क्लोरीन जो है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। ठीक है जी, ड्यू टू नेसेंट ऑक्सीजन। ठीक है बच्चे, अब तो मॉइस्ट क्लोरीन हमारा क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये मैंने आपको पहले भी लेक्चर में बताया था जब हम सल्फ्यूरिक एसिड की हमने प्रिपरेशन की थी उस टाइम। तो देखिए कि ये क्या करेगा, जो आपके पास अगर मैं सल्फर डाइऑक्साइड वाटर और क्लोरीन डाल देगा तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन एसिड बना लेगा, HCl बनाएगा प्लस H2SO4 बनाएगा। मॉइस्ट क्लोरीन, मॉइस्ट सल्फर डाइऑक्साइड है, इसलिए आप मान सकते हैं। फिर उसके बाद ये सल्फाइड को सल्फेट में कर देगा, क्या कर देगा, इट कन्वर्ट सल्फाइड टू सल्फेट। देखिए कैसे, Na2SO3 है, इसके अंदर मैंने क्या डाला, पानी और क्लोरीन डाल दिया, तो ये क्या करेगा, Na2SO4 बना लेगा प्लस HCl बनाएगा। ठीक है जी बच्चे, तो ये क्या किया इसने, सोडियम सल्फेट और क्या बना लिया, HCl बना लिया। ठीक है बच्चे, अब ऐसे ही ये एसिडिफाइड फेरस सल्फेट को किसमें कर देगा, फेरिक सल्फेट में कर देगा। एसिडिफाइड फेरस सल्फेट टू फेरिक सल्फेट। अब ये देखिए कैसे होगा, फेरस सल्फेट है, उसमें हमने एसिड डाल दिया प्लस हमने क्लोरीन डाल दी, तो ये क्या करेगा, इसको Fe2SO4 थ्राइस ये बना लेगा प्लस HCl। ठीक है बच्चे, क्या हमारे पास प्लस HCl क्या आएगा,
फेरस को इसने फेरिक में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। फिर इसके बाद जो हमारे पास देखा जाए कि अगर हम H2S के अंदर डाल दें, इसके अंदर H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस में, तो ये उसमें से सल्फर को बाहर निकाल देता है। तो देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड में हमने क्लोरीन डाल दिया तो ये HCl बना लेगा प्लस सल्फर बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे हमारे पास बाकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थे वो काम करते थे तो रिस्पेक्टिव एसिड बना लेते थे, ऐसे ये भी एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि अगर मैं आयोडीन के अंदर मॉइस्ट आयोडीन के अंदर क्लोरीन डाल देता हूं तो वो आयोडिक एसिड और HCl बना देगा, ठीक है। तो उसे हम कह सकते हैं कि आयोडीन टू आयोडेट, ठीक है जी। ऐसे अगर फास्फोरस होता है यहाँ पर तो फास्फोरस के अंदर अगर डाल दें तो वो फास्फोरिक एसिड बना लेता है प्लस HCl बना लेता है, ठीक है बच्चे। सो ये हमारे पास क्या है, हमारा ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है किसकी, हमारे हेलोजेंस, ठीक है बच्चे। तो बच्चे हमारे पास कभी कभी इसमें से क्लोरीन के यूज पूछ लेते हैं, क्लोरीन यूज कहाँ किया जाता है। तो एज अ डिसइंफेक्टेंट आपने सुना होगा, देखा भी होगा कि वाटर का जो स्विमिंग पूल होता है उसके अंदर एज अ डिसइंफेक्टेंट काम करता है। फिर ब्लीचिंग एजेंट का काम करता है, कई कलर सब्सटेंस में से कलर को रिमूव करने के लिए काम आता है। फिर क्वेश्चन पूछ लेते हैं कभी कभी कि नेम द पॉइजनस गैसेस ऑफ क्लोरीन। तो पॉइजनस गैसेस ऑफ क्लोरीन कौन सी हैं, पॉइजनस गैसेस ऑफ क्लोरीन। अब पॉइजनस गैसेस ऑफ क्लोरीन देखा जाए तो हमारे पास देखिए फॉस्जीन है, फॉस्जीन इज POCl3, ठीक है जी, क्या है POCl3। इसके बाद आपके पास जो आता है दैट इज टीयर गैस, टीयर गैस जो होता है दैट इज CCl3NO2। फिर मस्टर्ड गैस आता है, मस्टर्ड गैस जो है वो वार गैस है, इसको लड़ाई के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। दिस इज C2H4, राइट। तो इसका नाम क्या होता है, बिस 2 क्लोरो डाइइथाइल सल्फाइड, ठीक है बच्चे। तो ये हमारे पास क्या हो गए, जो हमारी क्या है गैसेस के यूज, जो क्लोरीन के यूज बता दिए, और कुछ पॉइजनस गैसेस जो कहां पर लड़ाई वगैरह में इस्तेमाल किए थे, मस्टर्ड गैस, टीयर गैस, पुलिस बहुत छोड़ती है, आंसू जब कोई कांड कर देते हैं, दंगे वंगे होते हैं, वहां पर आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, ठीक है बच्चे। इसके बाद हमारे पास आता है ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन और हैलोजेंस। तो ऑक्सो एसिड जो होंगे हमारे पास, ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन। अब ऑक्सो एसिड देखे गए तो हमारे पास ऑक्सो एसिड में 4 किस्म के एसिड होते हैं। कितने होते हैं, वी हैव 4 टाइप्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स एंड दैट इज, जो हमारे पास आता है हाइपोएलस, क्या होता है हाइपोएलस, देन हेलस, हेलिक एंड परहेलिक। तो हमारे पास 4 होते हैं, क्या क्या, हाइपोहेलस, हेलस, हेलिक और परहेलिक। अब इनके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है हमारे पास अलग अलग आती है। हाइपोहेलस में तो 1 होती है, ठीक है। हेलस के अंदर जो होती है वो 3 होती है, हेलिक के अंदर जो होती है वो 5 होती है, और परहेलिक के अंदर जो होती है वो 7 होती है। अब हमारे पास ऑक्सीजन भी है, फ्लोरीन भी है, क्लोरीन भी है, और ब्रोमीन भी है, और आयोडीन भी है। तो जब हम ये काम कर रहे हैं हाइड्रोजन के साथ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो एसिड्स बनाएंगे। अब फ्लोरीन जो है वो सिर्फ HOF बनाएगा, क्योंकि वो अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज नहीं कर सकता है, ठीक है जी।
अब क्लोरीन जो है वो सारे के सारे बना लेगा, HOCl और यहाँ एक एक ओ बढ़ाते चले जाइए, HOClO2 और HOClO3, राइट। इसको हम HClO2 भी कह देते हैं, इसको HClO3 और इसको HClO4। परक्लोरेट एसिड, ठीक है जी, क्लोरिक एसिड, देन हेलिक्स एंड हाइपोहेलिक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास जो एसिड है अलग अलग इसके हिसाब से हमारे आते हैं। अब ब्रोमीन जो है, ब्रोमीन हो या फिर हमारे आयोडीन हो, वो कौन से नहीं बनाएंगे, ब्रोमीन और आयोडीन जो है सिर्फ ये वाला नहीं बनाएंगे हेलिक्स, बाकी ये सारे बना लेंगे। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, HOBr, ये हो गया हमारा HOI, यहाँ पर HOiO2 Br, यहाँ पर HOiO2 HOBrO3 एंड HOiO3, ठीक है बच्चे। ये हमारे पास एसिड्स है, किसके, हैलोजेंस के। अब क्वेश्चन जो आ जाता है कि अरेंज करने के लिए दे देते हैं एसिड को, ठीक है, कि और इनकी शेप बनाने को भी आ जाती है। तो पहले हम शेप देख लेते हैं, बाद में इनके कैरेक्टर को, एसिडिक और ऑक्सीडाइजिंग नेचर को देखते हैं। तो जैसे हमारे पास HOCl है, सिंपल सा तरीका है बच्चे, HOCl कैसे बनेगा, HO और ये Cl, ये हो गया हमारे पास। अब इसका HOCl, एक ऑक्सीजन बढ़ गई है तो क्लोरीन, जो ऑक्सीजन बढ़ेगी क्लोरीन के साथ डबल बॉन्ड लगा के एक ऑक्सीजन बढ़ा दी। फिर HOClO2, एक ऑक्सीजन और बढ़ गई तो एक ऑक्सीजन और बढ़ा दी हमने। फिर HOClO3, एक ऑक्सीजन बढ़ गई, ये बन गया। तो हमारे पास ये सारे के सारे एसिड्स का स्ट्रक्चर हो गया। HOCl पहले बनाना है, फिर जैसे ऑक्सीजन बढ़ेगी वैसे वैसे हमें डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ लगा देना है। तो ये हमारे ऑक्सो एसिड्स का स्ट्रक्चर हो जाता है, ठीक है बच्चे। फ्लोरीन क्यों नहीं बनाता है, क्योंकि फ्लोरीन अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज नहीं कर सकता है, -1 की ऑक्सीडेशन स्टेट एक ही दिखाता है, उसके अलावा वो उसे चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। अब आपको अगर एसिडिक स्ट्रेंथ के हिसाब से लगाने को कहा जाए, किसी के एसिड्स को अगर ले तो क्या होगा, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा इसके अंदर, अगर आप एक ही टाइप के एसिड को देखोगे तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो ज्यादा एसिडिक होगा, राइट। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव, अगर इधर देखा तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसमें फिर ये फिर ये फिर ये, तो एसिडिक नेचर ऐसे बढ़ जाएगा अगर हम एक ही टाइप के एसिड से बात करें, ठीक है। अगर हम हाइपोहैलस की बात करें एसिड की, तो हाइपोहैलस में हमारे पास क्या है कि एसिडिक नेचर जो है वो डिक्रीज करेगा डाउन द ग्रुप, क्या करेगा, डिक्रीज। क्यों, ऐसा क्यों होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है जी। अब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, अब अपने आप अपनी तरफ खींच लेगा तो वो क्या होगा, उसका अवेलेबिलिटी कम होगी, तो वो जल्दी से प्रोटॉन निकल जाएगा उसमें से, ठीक है जी। इज इट ओके, ये तो होगा हमारा। इसके बाद अब मान के चलो हमारे पास हम एसिड दे देते हैं दीज परक्लोरेट एसिड्स, ठीक है जी। तो परक्लोरेट में भी हमारे पास अगर हम इनकी परक्लोरेट, परब्रोमेट और पर आयोडेट, तो इसके अंदर भी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसकी होगी, इनकी होगी, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। अब सपोज एक ही के दे देते हैं, आपको बोलते हैं क्लोरीन के एसिड्स जो हैं इनको एसिडिक स्ट्रेंथ के हिसाब से लगाइए क्लोरीन के एसिड को, तो भाई जिसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगी वो उतना ज्यादा एसिडिक होगा। तो HClO4, HClO3, then HClO2 and HOCl, ठीक है। ये हमारी क्या है, एसिडिक स्ट्रेंथ है। अब एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे पता लगा, ये हमें कंजुगेट बेस वगैरह से पता लगता है, ठीक है। जिसका वीक कंजुगेट बेस होगा उसका क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड आ जाता है। तो अगर हम इनमें से प्रोटॉन हटाएं तो ClO4 नेगेटिव, इनके ऊपर क्या आएगा, चार्ज का डिस्पर्सल हो जाएगा। अब चार्ज का डिस्पर्सल होगा
तो जिसके पास जो हमारा नेगेटिव चार्ज जिसके पास कम होगा वो उतनी जल्दी क्या कर लेगा, एसिडिक नेचर उतना ज्यादा होगा। ठीक है, तो सिंपल से याद रखना है कि जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है उतना ज्यादा क्या है हमारे पास एसिडिक है। ठीक है, और अगर ऑक्सीडाइजिंग पावर देखें तो वो रिवर्स है। ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है वो रिवर्स है इसका, मीन सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग कौन सा होगा, HCl होगा। तो इसके अंदर बच्चों याद रखना कि हमारे पास कौन सा बैक बॉन्डिंग की वजह से हो जाता है। किसकी वजह से, बैक बॉन्डिंग में मींस पी पाई और डी पाई के बीच में बॉन्ड बन जाता है, इसकी वजह से हमारा एसिडिक नेचर जो है वो अल्टर होता है। ठीक है बच्चे, इज इट ओके? तो ऑक्सीडाइजिंग पावर इज इनवर्स ऑफ द एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो आते हैं इंटर हेलोजन कंपाउंड्स आते हैं। अब इंटर हेलोजन कंपाउंड का मतलब क्या है, हेलोजन हेलोजन के बीच में कंपाउंड बन रहे हैं। अब हेलोजन हेलोजन के बीच में कंपाउंड बनेंगे तो वो अलग अलग हिसाब से बनते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था प्रॉपर्टीज में कि हमारे पास इंटर हेलोजन कंपाउंड जो होते हैं वो किस टाइप में हो सकते हैं, XX हो सकता है। ठीक है बच्चे, क्या हो सकता है, XX, then X3 dash, then X dash 5 और X dash 7। हमारे पास इस किस्म में जो है वो हेलोजन बन सकते हैं, इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। ये क्या है, इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। अब इंटर हेलोजन में तो हेलोजन बन रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि ये ज्यादा रिएक्टिव होते हैं हेलोजन से। क्यों होते हैं बताया था कि इनकी बॉन्ड रिडक्शन एंथैल्पी क्या होती है, कम होती है। ठीक है, अब अगर हम XX टाइप में देखें तो हमारे पास जो हेलोजन बन सकते हैं किस किस के बन सकते हैं वो देख लेते हैं। अगर XX टाइप में देखें तो ClF, BrF, IF, ठीक है जी, फिर BrCl, ICl और IBr। ये 6 हमारे पास XX टाइप में बन सकते हैं। ठीक है, और अगर X3 तो ClF3, BrF3, IF3, ICl3। ठीक है बच्चे, ये हमारे पास बन सकते हैं किसमें, ट्राइहाइड्स में। और अगर हम पेंटाहाइड्स में देखें तो हमारे पास ClF5, BrF5 और IF5 ये बनेंगे। और अगर हम हेप्टाहाइड्स में देखें तो हमारे पास हेप्टाहाइड में सिर्फ और सिर्फ IF7 बनता है। ठीक है, तो ये हमारे पास इंटर हेलोजेंस हैं कंपाउंड जो हम बन सकते हैं। अब जैसे कि अगर हम क्लोरीन और फ्लोरीन को इक्वल अमाउंट में डालते हैं तो वो क्या बनाएगा, ClF बनाएगा। क्या, अगर क्लोरीन और फ्लोरीन को इक्विमोलर में डालेंगे इक्विमोलर में तो वो ClF बना लेगा। हमेशा जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है वो नेगेटिव की तरह काम करता है। ठीक है, ओके बच्चे, और ये हम हमारे पास कितने 473 केल्विन पे होता है। अगर हम फ्लोरीन एक्सेस में डाल दें, क्या करें, एक्सेस में डाल दें 573 केल्विन के ऊपर तो वो क्या बना लेगा, ClF3 बना लेगा। क्या बना लेगा, ClF3। ठीक है बच्चे, अगर हम आयोडीन और क्लोरीन एक साथ डाल दें तो वो क्या बना लेगा इक्विमोलर में, ICl। क्या, इक्विमोलर। ठीक है बच्चे, क्या बना लेगा, ICl। अब अगर ब्रोमीन और फ्लोरीन का देखा जाए
तो ब्रोमीन और फ्लोरीन के अंदर अगर ब्रोमीन और फ्लोरीन डाला जाए तो वो BrF3 बनाता है, ठीक है जी। और अगर एक्सेस में डाल दें, फ्लोरीन अगर एक्सेस में होगी ब्रोमीन के साथ तो वो BrF5 बनाएगा। क्या बनाएगा? BrF5, ठीक है। और यहाँ पर जो ये फ्लोरीन होती है ये डाइल्यूट करते हैं हम इसके साथ, वाटर के साथ डाइल्यूट कर देते हैं, या फिर नाइट्रोजन के साथ भी कर सकते हैं, ठीक। ओके, अब आयोडीन के साथ अगर देखें तो आयोडीन के साथ देखेंगे तो हमारे पास IF भी बनता है, राइट। अगर हम इक्विमोल ले लेंगे इनर्ट सॉल्यूशन में तो हमारे पास IF भी बन जाएगा, देन IF3 भी, IF5 भी बन जाता है और IF7 भी बन जाता है, ठीक है जी। तो अगर आयोडीन और फ्लोरीन इक्वल अमाउंट में है तो क्या बनेगा? IF का बनेगा, ठीक है जी। और ये हमारे पास 228 केल्विन पे होता है, ठीक है। अगर हम आयोडीन और फ्लोरीन में हम फ्लोरीन को एक्सेस में डालते हैं, आयोडीन और फ्लोरीन को, तो ये IF5 बनाएगा, ठीक है। और अगर हम आयोडीन और फ्लोरीन को और एक्सेस में डाल देते हैं तो वो IF7, ठीक है बच्चे। यहाँ पर हमारे पास 2573 केल्विन होता है, यहाँ पर 293 केल्विन होता है, ठीक है। तो ये हमारे क्या है? इंटर हैलोजन कंपाउंड्स हैं और ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। क्यों होते हैं मैंने बताया, क्योंकि ये क्या कर देते हैं, इनका जो बॉन्ड होता है वो कमजोर होता है। बॉन्ड कमजोर होगा तो ये क्या करते हैं? जल्दी टूटेंगे, जल्दी टूटेंगे तो ज्यादा जल्दी रिएक्ट करेंगे, ठीक है जी। बट मैंने ये बताया था कि किससे? फ्लोरीन से कम होते हैं, क्योंकि फ्लोरीन की पॉल्यूशन एनर्जी कम होती है, ठीक है बच्चे। अब हमारे पास इसके बाद जो देखा जाए कि हमारे ये कंपाउंड जितने भी हैं ये इनकी अलग अलग शेप है। शेप भी पूछ लेते हैं बच्चे, बनाने को दे देते हैं, ठीक है। अब शेप देखी जाए तो हम इनकी सबकी शेप की बात कर लेते हैं, राइट। जितने भी आपके पास AX की फॉर्म में होंगे, राइट, उन सब की शेप कैसी होगी? लीनियर होगी। क्या होगी? लीनियर, ठीक है बच्चे। अब X3 की फॉर्म में है, अब अगर X3' की फॉर्म में है तो इस केस के अंदर जो आपकी शेप आएगी वो क्या आएगी? उसके लिए हमारा फॉर्मूला है निकालने के लिए। हाइब्रिडाइजेशन पेपर कंपटीशन में हाइब्रिडाइजेशन भी पूछ लेते हैं और शेप पूछ लेते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने का फॉर्मूला क्या है? ये बेटा 11th का कॉन्सेप्ट है। हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू हाफ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवैलेंट एटम माइनस कैटायन प्लस एनायन। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए। अब जैसे हम इसकी निकालें ClF3 की, अब क्लोरीन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 7। कितने होते हैं? 7। और मोनोवैलेंट एटम फ्लोरीन कितने जुड़े हुए हैं? 3। तो हमारे पास 7 और 3 10, 10/2 5। अब 5 आ गया, 5 ऑर्बिटल है तो एक sp3d, ठीक है। ये इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी। अब ये देखिए sp3d अगर हाइब्रिडाइजेशन होती है तो हमारे पास शेप कैसी होती है? इट इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। क्या होती है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होती है। अब ये देखिए कि बट हमारे पास ClF3 में XX3 है तो यहां पर सिर्फ 3 जुड़े हैं। यहां पर कितने जुड़ सकते हैं सेंट्रल एलिमेंट के साथ? 1 2 3 4 5। बट जुड़े कितने? 3। तो 2 लोन पेयर है। अब 2 लोन पेयर है तो यहां पर ये 2 लोन पेयर आ जाएंगे और ये क्या हो जाएगी? टी शेप। तो इनकी क्या होती है? टी शेप होती है, ठीक है। अब ये देखिए XX5 में देखते हैं। अब अगर XX5 में देखें हम तो
यहां पर हमारे पास कितने आ जाएंगे, 5, 7 और 5 12, 12/2 6। अब 6 आ गया है, 6 आ गया तो sp3d2 हो जाएगा। अब sp3d2 अगर होता है तो शेप होती है ऑक्टाहेड्रल। क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल। अब ऑक्टाहेड्रल देखो कैसी होती है, ये होती है हमारे पास, राइट। अब इसके अंदर देखो कितने हैं, 6 जुड़ने चाहिए तब ऑक्टाहेड्रल होती है, बट जुड़ कितने रहे हैं, 5। अब 5 जुड़ रहे हैं तो 1 2 3 4 और 5, एक आपके पास लोन पेयर आ जाएगा। अब एक लोन पेयर आ जाएगा तो उसकी शेप क्या हो जाएगी, दैट विल बी स्क्वायर पिरामिड। क्या हो जाएगी, स्क्वायर पिरामिड। ठीक है। उसके बाद इसमें देखते हैं IF7 में। अब अगर IF7 में डालें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 and 7 14, क्या आ जाएगा, 7 और 7 14, 14/2 दैट इज 7। अब 7 आ गया तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई हमारे पास, एक s की 3 p की, ठीक है, और 3 d की, sp3d3। अब sp3d3 के अंदर जो शेप होती है दैट इज पेंटागोनल बाय पिरामिडल। ठीक है। अब पेंटागोनल बाय पिरामिडल के लिए पहले पेंटागन बनाइए एक आप, ठीक है। ये सेंट्रल एलिमेंट ले लिया हमने, यहां से एक लाइन ऐसे खींच दी, ये जितने भी यहाँ पे एजेस हैं, वर्टेक्स हैं, उन वर्टेक्स में आप इसको जोड़ दीजिए, दिस इज पेंटागोनल बाय पिरामिडल। अब यहाँ पे देखिए 7 के साथ जुड़ रहे हैं तो 7 के साथ सारे जुड़ जाएंगे, दैट इज पेंटागोनल बाय पिरामिडल। ठीक है बच्चे। अब जो हमारे इंटर हैलोजन कंपाउंड्स होते हैं, राइट, अब इंटर हैलोजन कंपाउंड के अंदर अगर हम पानी डालें, जैसे देखिए x डैश प्लस H2, तो ये क्या बनाएगा, इट विल फॉर्म HX डैश एंड HOX। मतलब जो छोटे वाला होगा वो हलाइड बनाएगा और जो बड़े वाला होगा वो हाइपोलाइट बनाएगा। ठीक है बच्चे। तो ये भी क्वेश्चन दे देते हैं रिएक्शन करने के लिए। एनायंस किया जाता है, कैटायंस की। तो अगर हम एनायंस की बात करें, ठीक है जी, कौन से, जैसे कि हमारे पास Cl3 नेगेटिव है, Br3 नेगेटिव है, ICl2 नेगेटिव, मींस ट्राइहलाइड्स हैं। क्या है ये, ट्राइहलाइड्स और नेगेटिव वाले। IBr2 नेगेटिव है, ठीक है, I3 नेगेटिव है। इन सब के अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन होगी दैट विल बी sp3d। क्या होगी, sp3d होगी। और इनकी शेप कैसी होगी, शेप इनकी होगी लीनियर। ठीक है बच्चे। क्या कहा मैंने कि अगर आपके पास ट्राई हलाइड होते हैं तो और उनका नेगेटिव चार्ज आयन आएगा तो उनकी जो शेप होगी दैट विल बी लीनियर एंड हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d। अब sp3d हुआ कैसे, क्या ये sp3d हुआ कैसे हमारे पास। अब ये देखिए कि हमारे पास ICl2 नेगेटिव है, ठीक है, तो हम इस फॉर्मूले में डालते हैं हाफ। अब आइए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 7, राइट। मोनोवैलेंट कितने हो गए, 2, और एनायन कितना, -1 है। तो ये देखिए 7 8 9 10, 10/2 5। अब 5 आता है तो हमारे पास sp3d होता है। अब sp3d होता है तो हमारी शेप क्या होती है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल होती है। बट इसके अंदर जुड़े कितने हैं, 2 जुड़े हुए हैं और 3 क्या हो गए, लोन पेयर। अब 3 लोन पेयर हो गए तो आपके ये लोन पेयर आ जाएंगे 3 और ये होगी शेप लीनियर।
ठीक है बच्चे। तो इस तरीके से हमारे क्या हो सकते हैं, हम इनको ले सकते हैं नेगेटिव के हिसाब से या पॉजिटिव आयंस के हिसाब से भी होगा। अगर इनके पॉजिटिव देखी जाए, इन्हीं के अगर इन सब के पॉजिटिव ले लें हम, Cl3 पॉजिटिव, Br3 पॉजिटिव, ICl2 पॉजिटिव, IBr2 पॉजिटिव एंड I3 पॉजिटिव। अगर ये इनके पॉजिटिव होंगे तो इनकी शेप में क्या फर्क आएगा? अगर ये पॉजिटिव होंगे तो बेटा इनकी शेप में क्या फर्क आएगा, देख लेते हैं, हाइब्रिडाइजेशन देख लेते हैं पहले। ये देखिए 7 दोनों, 9 में से एक गया, यहीं पे से फॉर्मूला में देखेंगे। चलो हम ICl2 पॉजिटिव की देख रहे हैं, सबकी ऐसे ही निकल जाएगी। अब यहाँ पर I7 हो गया, क्लोरीन 2 हो गए, पॉजिटिव चार्ज है तो कैटायन माइनस होगा। ये तो कितना 8/2, 8/2 इज 4। अब 4 आता है तो हमारी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp3। क्या हो जाती है, sp3 हो जाती है। ठीक है बच्चे। अब sp3 आ गई, टेट्राहेड्रल होता है उसमें, टेट्राहेड्रल हमारे पास कैसा होता है, ये स्ट्रक्चर होता है। बट अब इसमें जुड़ो कितने रहे हैं, 2, तो 2 लोन पेयर हो गए। अब 2 लोन पेयर हो गए तो यहां से एक ये हट गया, एक ये 2 लोन पेयर आ जाएंगे, इट विल बी बेंट शेप। तो अगर इनके पॉजिटिव होंगे तो ये बेंट शेप आएगी। कैसे आएगी, बेंट शेप। ठीक है बच्चे। सो इट डिपेंड ऑन द स्ट्रक्चर कि हमारे पास किस टाइप के हैं आयंस और कैटायंस देखा जाए। अब ऐसे ही हमारे पास और आयंस देख लेते हैं। अगर हमारे पास आयंस हो जाते हैं, देखिए ICl4 नेगेटिव, Br(F4) नेगेटिव, I5 नेगेटिव, ठीक है। और इनके अगर कैटायंस हो जाते हैं ICl4 पॉजिटिव, Br(F4) पॉजिटिव एंड I5 पॉजिटिव। तो अगर एनायंस है तो एनायंस की इनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी बच्चे, इट विल बी sp3d2। कैसे आएगी चेक कर लेते हैं। आयोडीन में कितने हैं, 7, क्लोरीन कितने हैं, 4, और नेगेटिव 1 है, तो 7 4 11 और 1 12। तो हमारे पास क्या आ गया, 12। ये क्या हो गया, 12/2 6। अब 6 आ गया तो ये sp3d2। अब sp3d2 है तो sp3d2 में ऑक्टाहेड्रल होता है हमारे पास, ये होता है। बट इसमें देखो जुड़े कितने हैं, 4। अब 4 जुड़े हैं तो 4 जुड़े हैं तो क्या होगा, 1 2 3 4, 2 लोन पेयर है। अब 2 लोन पेयर है तो वो क्या हो जाएगा, शेप क्या हो जाएगी इनकी, स्क्वायर पेयर। क्या हो जाएगी, स्क्वायर पेयर। ठीक है बच्चे। अब इनकी देख लेते हैं। 7 4 11, 11 माइनस 1 10, 10/2 is 5, 10/2 is 5। अब 5 आ गया तो हमारी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp3d। तो इनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp3d। अब sp3d होती है तो क्या होता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप होती है हमारी, ये आता है राइट। अब जुड़ कितने रहे बच्चे, जुड़ हमारे पास सिर्फ 4 रहे हैं, 1 लोन पेयर होगा। जब 1 लोन पेयर होगा तो यहां पर आएगा, 2 लोन पेयर होगा तो यहां आएगा, 3 लोन पेयर होगा तो तीनों हट जाएंगे, स्ट्रेट आ जाएगा। ठीक है। तो sp3d के अंदर हमारी जो शेप आएगी, इट विल बी सीसॉ, इट विल बी सीसॉ शेप। तो झूला होता है बच्चों का, उस तरह की शेप आ जाएगी इसमें। ठीक है बच्चे। फिर हमारे पास
और भी जो होते हैं उनके एनायंस देख लेते हैं, उनकी भी शेप देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास I7 नेगेटिव और IF6 नेगेटिव है, और इनका पॉजिटिव क्या आ जाएगा, I7 पॉजिटिव और IF6 पॉजिटिव। इसमें देख लेते हैं। अब ये I7 नेगेटिव है तो इसका मतलब भी क्या है, एक I होगा और उसके साथ I कितने होंगे, 6 होंगे, I6 नेगेटिव लिख सकते हैं, राइट। तो यहां पर भी या फिर 7 और 6 13, 13 और 1 14, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, तो 7 प्लस 6 और प्लस 1, 14 अपॉन 2 दैट इज 7 इज sp3d3। क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगी इनकी, sp3d3, और इनकी शेप कैसी होती है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल होती है। अभी बताया था मैंने पेंटागोनल बाइपिरामिडल sp3d3, बट इनकी शेप क्या होगी, तो पेंटागन बनाएंगे पहले आप। बच्चे फॉर्मूले याद रखना, ये जीनोन के कंपाउंड में भी आएंगे निकालने के लिए, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना, और जो शेप बता रहा है ये भी याद रखना, क्योंकि उसी के हिसाब से लोन पेयर के हिसाब से आते हैं। अब हमारे पास जुड़े 6 हैं, अब 6 जुड़े हैं तो हमारे पास एक लोन पेयर आ जाएगा। इसकी शेप क्या हो जाएगी, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, इट विल बी डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, ठीक है बच्चे। क्योंकि 6 जुड़ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 लोन पेयर आ गया, ठीक है। अब I7 IF6 पॉजिटिव ले रहे हैं तो यहाँ पर ये -1 हो जाएगा, राइट। 7 6 13 -1 12, 12 upon 2 is 6, it will be sp3d2। वाइब्रेशन क्या आ जाएगी इनकी, sp3d2। अब sp3d2 आ गई है तो ऑक्टाहेड्रल होता है ये। अब जुड़े कितने हैं, 6 के 6 जुड़ रहे हैं, क्या जुड़े कितने हैं, 6 के 6, तो ये ऑक्टाहेड्रल ही रहेगी, क्या रहेगी, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है बच्चे। तो बच्चे ये फॉर्मूला याद रखो, ये बहुत जरूरी होगा, शेप बताइए, ये याद रखो, नोट डाउन कर लो इसको। तो बच्चों ये इंटरलेविंग कंपाउंड्स हो गए, और कुछ इंटरलेविंग के जैसे कि हमारे ICl और ICl3 है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देते हैं मोल्टन स्टेट के अंदर। तो उससे क्या पता लगता है कि आयोडीन जो है, मैंने आपको बताया था कि आयोडीन क्या कैटायन की तरह काम कर देता है, पॉजिटिव आयंस बना लेता है। तो वो देखिए कैसे, आपके पास ICl जो है, अगर हम मोल्टन स्टेट में करेंगे, ठीक है जी, तो ICl जो है हमारे पास क्या बनाएगा, I पॉजिटिव, जब इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, और ICl2 नेगेटिव, ठीक है। तो ये जो होता है, इसमें आयोडीन के ऊपर देखो क्या है, +1 चार्ज है, कितना है, +1। इसमें क्या होता है, कैथोड पर आयोडीन आती है खाली, ठीक है, और यहाँ पर एनोड पर क्या होता है, आयोडीन और क्लोरीन दोनों आते हैं। ऐसे अगर ICl3 हो, ICl3 की अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो वो हमें क्या देगा, ICl2 पॉजिटिव और ICl4 नेगेटिव, ठीक है। ये भी कहा जब 2 मॉलिक्यूल्स हम इसके ले, ठीक है बच्चे। अब इसमें यहाँ पर हमारे पास आयोडीन के कितना आएगा, +3 चार्ज आएगा, कितना, +3, ठीक है बच्चे। तो इंटरलेविंग कंपाउंड जो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट कर देते हैं, पूछ रहे थे तो ICl और ICl3 जो है ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देते हैं, ठीक है। कभी कभी ये पूछ लेते हैं भाई I3 नेगेटिव कैसे बना, तो I3 नेगेटिव कैसे बना, आयोडीन के अंदर I नेगेटिव जुड़ गया तो ये I3 नेगेटिव बन जाता है। अब इसका स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो इसका भी कैसा होता है, मैंने आपको बताया लीनियर होता है, ठीक है। इज इट ओके बच्चे? So that's all for the halogen. In the next lecture we will be completing the last group, that is noble gases. Thank you for watching.